नमस्कार दोस्तों। इन दिनों देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या, वो अतीक अहमद जो भारतीय संसद का सदस्य रह चुका था और उसके भाई अशरफ जो पूर्व विधायक है, उनकी हत्या होती है। और जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है, उसके बाद में तमाम सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे, सरकार पे, सब पर सवाल खड़े होते हैं। जब हम इन सारे सवालों पर जाते हैं तो इसकी स्क्रिप्ट पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अतीक अहमद था कौन? वास्तव में यदि अतीक अहमद की स्टोरी पर जाएंगे तो पूरे प्रयागराज जो कहा जाता है, वो इलाहाबाद जो कहा जाता था, उसके पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा। अतीक अहमद बॉलीवुड की फिल्म की तरह का एक स्टार था और पूर्व सांसद अतीक अहमद जब 1962 में पैदा हुआ तो इतने गरीब घर में, चकिया में पैदा हुआ कि वो गद्दी परिवार से था, जो पिछड़ा समुदाय आता है, जिसे पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उसमें पैदा हुआ। उसके पिता फिरोज अहमद वो तांगा चलाकर घर का गुजर बसर करते थे। बेटा क्या करता, किसी तरीके से वो उसे पढ़ने भेज रहे थे हाई स्कूल। हालांकि उन दिनों पूरी शिक्षा लगभग फ्री सी थी, तो हाई स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो क्या करता, पिता ने कहा कुछ काम करो। काम कोई सही उस ढंग का मिल नहीं रहा था क्योंकि पढ़ा नहीं था। अंत में उसने क्या किया, जो रेल की मालगाड़ियां जाती थी उनमें कोयला लद के जाया करता था। तो जब कोयला लद के जाता था, जो बिहार से, झारखंड से आता था, उससे जब वो रुकती थी तो उनसे कोयला चुरा करके उसे बेच के वो अपना खर्चा चलाने लगा। फिर उसके बाद में उसके दोस्तों की मंडली बनी और उसने उस पैसे से अपने दोस्तों की भी मदद करता, खुद भी करता, सब कुछ करता। फिर दोस्तों के साथ मिलकर के कोयला चोरी करने लगा। करते करते थोड़ा सा ठीक हुआ तो उसने पहली बार कबाड़ खरीदने का काम शुरू किया और कबाड़ खरीदा रेलवे का। फिर उसने कहा क्यों न रेलवे का कबाड़ का ठेका ही ले लिया जाए, और उसने कबाड़ का ठेका लेने के लिए पहली बार आवेदन किया। और जब आवेदन किया तो तमाम सारे लोग आए और विरोध हुआ, लेकिन उसने कुछ लोगों को धमकाकर, डराकर वापस कर लिया और ठेका हासिल कर लिया। जब उसकी इन प्रतिभाओं को लोगों ने देखा तो लगा कि वाह, ये तो एक शानदार बन सकता है, जीदार लड़का है। तो वहां के कुछ पुलिस के लोगों ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने, जो परेशान थे उस समय के तत्कालीन, जो 70 के दशक का वहां का बड़ा गुंडा माफिया कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, हालांकि उस तरह का माफिया नहीं होता था, गुंडा ही कहेंगे क्योंकि मोहल्लेदारी वाला था, एक छोटे से क्षेत्र में उसका दायरा था। चांद बाबा जब 76 में से लेके 80 के बीच में, मतलब का जो वक्त है, उस दौरान, तो 79 की बात है, उस दौरान कुछ राजनेताओं ने उससे संपर्क किया, कुछ पुलिस वालों ने संपर्क किया, वो उसे मारना चाहते थे। तो उन्होंने कहा इसको तुम मार दो। अतीक अहमद ने चांद बाबा की हत्या कर दी। ये पहली हत्या है। तब अतीक अहमद की 17 साल की उम्र थी और इस हत्या से ऐसा दहल गया इलाका कि कोई उसके, क्योंकि चांद बाबा बड़ा अपराधी था और उसके बाद उसका रसूख बढ़ा, और रसूख बढ़ा तो उसका काम धंधा बढ़ गया, ठेके पट्टे करने लगा। किसी की जमीन नहीं कब्जा करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है ठेके पट्टे करके, ठेके पट्टे में जो कोई आएगा तो फिर जवाब दिया जाएगा। अंततः उसका खौफ इतना हुआ कि उसको ठेके पट्टे और उसका जो है पूरे साथियों का गिरोह बढ़ता गया। और स्थिति यह हुई कि उसने जो जमीनें खरीदता, वो करता, उन सब में अपने साथियों को बसाता, उनको रोजगार देता, उनको सारी चीजें करता। तो वो एक प्रकार से रॉबिन हुड के तौर पे पहचाना जाने लगा। और जब यह स्थिति हुई, फिर उसके बाद में 1989 जब वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने कांग्रेस को खत्म करने का पूरा बीड़ा उठाया, उस दौर में इस इलाके से, इलाहाबाद पश्चिम इलाके से कैसे कांग्रेस को खत्म किया जाए, इसके लिए नहीं समझ में आ रहा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक
कमजोर कैंडिडेट दे करके और अतीक अहमद की मदद करके वो किया और अतीक अहमद आजाद कैंडिडेट के तौर पे वहां से जीता। और अतीक अहमद जब वहां से विधायक बना तो उसका रसूख एकदम से बढ़ गया, निर्दलीय बना था। और उसके बाद जब वो सब टूटा और उसके बाद वो शामिल हो गया समाजवादी पार्टी में, और फिर 89 के बाद में 2002 तक जितने चुनाव हुए सारे चुनाव उसने जीते। और 2002 का चुनाव उसने अपना दल से लड़ा जो आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है। और अपना दल के साथ लड़के उसने उसका प्रदेश अध्यक्ष बना और फिर उसके बाद में उसका रसूख बढ़ा। फिर मुलायम सिंह यादव ने उससे आग्रह किया तो मुलायम सिंह के आग्रह पर दोबारा वो शामिल हुआ सपा में, और 2004 में वो उस सीट से, फूलपुर सीट से जीता जिससे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जीता करते थे। और उस सीट से वो लोकसभा सदस्य बना और देश की संसद में पहुंचा। लेकिन उसके इस्तीफा दे देने के कारण वो सीट खाली हो गई विधानसभा की, और चूंकि विधानसभा की सीट खाली हो गई तो इसलिए वहां पर दूसरे कैंडिडेट उतारे गए। अतीक के भाई अशरफ को वहां से सपा ने उतारा तो बसपा ने वहां से राजू पाल को उतारा। राजू पाल भी वहां का एक उभरता हुआ गुंडा था। और उसके बाद में राजू पाल 4000 वोट से अशरफ से जीत गया। इस जीत से निश्चित रूप से झटका लगा। तो ये 2005 की बात। और उसके बाद में अतीक अहमद को लगा कि अब इसका तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान 15 जनवरी को राजू पाल की पूजा पाल से शादी होती है। और पूजा पाल से शादी के वो ऐसा जश्न मनाता है और उसमें अतीक अहमद के लिए न जाने क्या क्या शब्द बोले जाते हैं। और यह जब खबर पहुंचती है तो फिर अतीक अहमद के लोग और अतीक अहमद का सिर घूम जाता है। उस पर पहला एक अटैक होता है लेकिन वो बच निकलता है। फिर दूसरा अटैक होता है 25 जनवरी 2005 को, यानी शादी के 9 दिन बाद। और एक हॉस्पिटल के सामने वो अपने एक दोस्त की पत्नी के साथ में जो मोहम्मदन थी उसके साथ में जा रहा था। और उसी समय उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। उसके 19 गोलियां लगती है। हालांकि वो भी तमाम असलहेधारियों के साथ था लेकिन बच नहीं पाता है। फिर अतीक के लोगों को शक होता है कि हॉस्पिटल के चूंकि पास था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, कहीं वहां पर वो बच न जाए। तो उसके बाद में उसके कुछ साथी जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर भी गोली मारते हैं। आप समझ सकते हैं कैसे दहल गया। और उसके बाद शायद यही अतीक को बद्दुआ लगी पूजा पाल की, क्योंकि अभी उसकी मेहंदी भी नहीं सूख पाई थी। और अंततः उसके बाद में फिर चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो पूजा पाल वहां अशरफ से चुनाव हार जाती है। अशरफ विधायक बन के विधानसभा पहुंच जाते हैं। मायावती की सरकार होती है तो मायावती अशरफ को पनपने नहीं देती है, अतीक को पनपने नहीं देती है और पूजा पाल को वो बढ़ाती है। और बढ़ते बढ़ते ये होता है और उसके बाद में पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले लेती है और उसको समर्थन करती है और पूजा पाल विधानसभा पहुंच जाती है। यहीं से अतीक के मौत की कहानी लिखी जाती है। अतीक के कुछ विरोधी होते हैं, उन सबको भी किया जाता है। और राजू पाल हत्याकांड में जो गवाह है था उमेश पाल, जिसका मर्डर किया गया अभी 24 फरवरी को, वो उमेश पाल असल में राजू पाल का भाई था और वो मुख्य गवाह था, उसने गवाही दी थी। बस उस पर हमला किया जाता है उसी स्टाइल में जैसे राजू पाल पे किया गया था, लेकिन वो तो मर जाता है। लेकिन अतीक अहमद की मौत की कहानी लिख दी जाती है, अशरफ की मौत की कहानी लिखी जाती है। इस चक्कर में उसके बेटे, उसकी पत्नी, वो भी सब सफर करते हैं। अतीक अहमद की बीवी एक पुलिस वाले की लड़की है और अतीक अहमद ने कभी भी
किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। अतीक अहमद ने कभी, यदि हिंदू मुस्लिम की लोग बात करते हैं तो कभी वो हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं करता था। हिंदू मुस्लिम सबके लिए होता था, तो उसका सामान्य तौर पे उसने राजू पाल को एक छोड़ दे तो कोई ऐसे हिंदू को नहीं मारा। तो इस तरह का ऐसा कोई नहीं कि जिसे सांप्रदायिक रूप दिया जा सके। लेकिन वो दबंग इतना था कि उसके कारण उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका कौशांबी की राजनीति प्रभावित होती थी। और अभी आपको याद होगा, अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के 2022 में, उन चुनाव में अतीक अहमद के दोस्त डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी को अतीक अहमद ने जितवाने में मदद की और उसने किसको हराया? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। इसके पहले तमाम सारी चीजें हैं और इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब अतीक के साथ जो हुआ वो आपने देखा कि किस तरीके से फिल्मी अंदाज में पहले उसके बेटे का इनकाउंटर झांसी में कर दिया गया, यह कह के कि वो अपने पिता को छुड़ाने आ रहा था। हालांकि वो एक मोटरसाइकिल से वो और उसका साथी था। और इसके बाद अतीक को और उसके भाई को, दोनों को मार दिया गया। कहां पर? इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के उस हॉस्पिटल के सामने। और हॉस्पिटल के गेट के सामने जिस तरीके से गाड़ी रोक दी गई, अंदर तक गाड़ी नहीं ले जाई गई, इसलिए तमाम सारे इनकाउंटर पर सवाल खड़े हैं। लेकिन इन सवालों के बाद क्या प्रयागराज में इसके पहले नहीं होता था? या क्या सपा बसपा ही इसके लिए दोषी रहे हैं? तो यदि आप देखेंगे तो सपा बसपा भाजपा तीनों वहां पर माफिया की मदद लेते रहे और करते रहे। एक उदाहरण देता हूं, जिस तरीके से क्राइम स्टोरीज हो रही, जिस तरीके से हो रहा है, आपको याद होगा 1991 में मुलायम सिंह यादव के बहुत खास थे, जवाहर यादव उर्फ पंडित मुलायम। तो ये जो जवाहर यादव उर्फ पंडित थे, ये बहुत खास थे मुलायम सिंह यादव के, और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सपा में झूसी सीट से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। और 1993 में फिर जब चुनाव हुआ तो उन्हें टिकट दिया गया और वो जीतकर विधायक बने। जवाहर पंडित की ताकत बढ़ गई, जिससे वो ठेका दिलवाते, पट्टे दिलवाते, सब कुछ करते। और इससे क्या हुआ? जिस तरीके से होता है, एक माफिया रहते हुए दूसरे को पनपने नहीं देता, दूसरा दूसरे को होता है। तो राज्य सरकार ने जो ठेका दे रखा था, वहां जवाहर पंडित को जो है एक जो बालू का कब्जा करते थे उसका जो ठेका था, और वहीं पर वो ठेका एक दूसरे को दे दिया गया। तो ट्रक जवाहर पंडित की जमीन से जब गुजरा, जिसको ठेका दिया गया था उसका, तो जवाहर पंडित ने उसे रोक दिया। बस यहां से विवाद हुआ। हालांकि समझौता कराया गया, सारी चीजें थी। समझौते की बात के दौरान जवाहर पंडित ने करवरिया गुरु पर राइफल तान दी। बस इस बात ने ऐसा वो किया, और उसने कहा कि पंडित जी, आप असली पंडित हैं, लेकिन मैं पंडित हूं, यादव पंडित। अपनी बालू चाहे हेलीकॉप्टर से उठवाओ, लेकिन मेरे पास से ये नहीं गुजरने दूंगा। अब आप समझिए क्या अराजकता। नतीजा क्या हुआ कि पहली बार शहर में 13 अगस्त 1996 में AK-47 से फायरिंग हुई। उस घटना को याद करें। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो गया था, और उसके बाद में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। विधायक से पूर्व विधायक हो चुके थे जवाहर पंडित और रंगा, और वो सफेद रंग की मारुति कार से अपने तमाम सारे जो है गनर कहेंगे, जो कहेंगे, और उसके अलावा अपने जो कहे जाते हैं दबंगों के साथ में जा रहे थे। गाड़ी गुलाब यादव चला रहे थे और कल्लन यादव जवाहर के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पीछे एक टाटा सूमो थी जिसमें तमाम सारे लोग बैठे थे। और उसके बाद पहले सिनेमा के सामने अचानक एक टाटा सियारा आती है और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करके उसे रोक देती है, और वो गाड़ी रुकती है। और जैसे ही रुकती है तो टाटा सूमो उधर से आती है, लेकिन तब तक सियारा से उतरे लोगों ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की, और फायरिंग की
तो मुलायम सिंह यादव के खास जवाहर पंडित, तो जवाहर यादव और पंडित पर जिस तरीके से फायर होते हैं और उसके बाद में उनके चीथड़े उड़ जाते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, और जब अंधाधुंध गोलियां चलती हैं तो 2 गुलाब और कल्लन भी मारे जाते हैं। हालांकि कल्लन उस समय बच जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिनों बाद उनकी डेथ होती है। लेकिन इसके बाद में ये इलाहाबाद के पौष इलाके में घटना हुई थी और पहली बार AK-47 ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रही थी। उन दिनों मैं क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था यूपी में, और मैंने इस खबर को रिपोर्ट किया था, मुझे याद है। स्थिति यह थी, गोलियां चलती तो बॉडी के 2-2 इंच ऊपर उछल जाती थी, यानी इतनी तेज ता 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 बरस रही थी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद जवाहर पंडित को दिन दहाड़े हत्या हुई थी, उस सारे सब चीजों को लेकर के सारी बातें आई, पूरी तैयारी हुई, मुलायम सिंह यादव तमाम समेत सारे लोग लगे, और सुलाकी यादव और मौला महाराज और करवैया बंधुओं और कल्लू के खिलाफ FIR दर्ज हुई। और कुछ दिनों बाद में मौला महाराज, जो करवैया महाराज थे, वो मौला महाराज की मौत हो जाती है। अब बचे रह जाते हैं उनके भाई और दूसरे लोग। तीनों भाई राजनीति में हाथ आजमाते हैं। उदयभान करवेरिया 2007 में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है और विधायक बनाती है, तो यह उनकी दबंगई थी, वो विधायक बने, गोलियों के बूते विधायक बनते थे। 2009 में बसपा ने कपिल मुनि करवरिया को फूलपुर से लोकसभा सीट पर लड़ाया और वो सांसद बन गए, समझिए आप। इस तरह 2004 में वहां से फूलपुर से कौन बने? अतीक अहमद, और फिर करवरिया महाराज के छोटे भाई मुनि करवरिया। और मुनि करवरिया जब बन जाते हैं, उसके बाद में कौसंबी के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं उनके। फिर इसी तरह सूरजभान करवरिया, फिर उनको सूरजभान करवरिया को MLC बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी से, यानी करवरिया गिरोह को भारतीय जनता पार्टी का सरपरस्ती हासिल हो जाती है। तीनों पर मुकदमा चलता है हत्या का और सब कुछ होता है। 4 अक्टूबर 2018 उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करवरिया गिरोह के सारे मुकदमे वापस लेने का जो है कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है। समझिए आप, जो कहते हैं हम माफियाज्म खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं। सपा ने कभी वापस नहीं लिया अतीक अहमद का मुकदमा, बसपा ने कभी वापस नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन करवरिया बंधुओं को, जिन्होंने सबसे पहली बार वहां AK-47 से दिन दहाड़े गोलियां चलवाई थी, उनको उनके मुकदमे वापस लेने किया। लेकिन जवाहर का परिवार इस केस को लड़ता है और वो कहता है कि नहीं होना चाहिए, और अंत में होता यह है कि अदालत कहती है कि नहीं, यह गलत है, मुकदमा वापस नहीं होगा, और अंत में योगी सरकार की अर्जी ठुकरा दी जाती है और करवरिया बंधुओं को आरोप साबित होने के लिए सरकार जिस तरह से कह रही थी उसके कारण सजा हो जाती है। 4 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों भाइयों को, करवरिया बंधुओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वो 3 जो है जेल में बंद है, जिनमें से 3 क्योंकि एक तो मर ही चुके थे। तो इस तरह की स्थितियां हैं। और इसके बाद में आप जाइए, ये एक चीज नहीं है। 2003 में यूपी में मुलायम सिंह जब CM बने, अतीक अहमद अपना दल छोड़कर सपा में आए। 2004 में लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से वो जीते, और उसके बाद 2005 में वो सीट जो खालिद थी उसमें अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उन्होंने मैदान में उतारा, और वो जब हारे, और उसके बाद जो हुआ हमने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से हत्या की गई राजू पाल की, और राजू पाल के बाद में किस तरीके से फिर अशरफ उसे मारकर विधानसभा पहुंच गए और वहां की जनता ने उन्हें जिताकर भेजा। यानी गोलियों की तड़तड़ाहट पे वहां की जनता वोट देती आई है। तो यह आप समझ सकते हैं। इसके बाद में यदि आप देखें कि अतीक और अशरफ का जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री हैं, गोपाल नंदी। तो ये गोपाल नंदी जो है, गोपाल गुप्ता है,
ये लिखते हैं अपने आगे नंदी, नंद गोपाल नंदी। तो 12 जुलाई 2010 को बीजेपी सरकार के में मंत्री जो बने हैं, तब बीएसपी सरकार में थे, मंत्री थे। अपने घर मुट्ठीगंज के करीब 1 किलोमीटर दूर मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर गाड़ी से उतरे ही थे कि पास खड़ी स्कूटी में रखे बम से रिमोट से उड़ा दिया गया और वो गंभीर रूप से घायल हुए। उनके दोनों हाथ जख्मी हो गए। किसी तरह से वो बच गए। लोगों ने तो समझा था कि लाश है, लाश समझ के ले गए थे, लेकिन वो बच गए। और जब बच गए तो उसके बाद उन्हें मदद की थी अतीक अहमद ने, और अतीक अहमद की मदद से वो किस तरीके से पहुंचे थे ये आपको सबको पता है। तो इस तरह की स्थिति, और उमेश पाल की हत्या के मामले में उन पर भी शक जाहिर किया जाता था कि किस तरीके से। तो आप समझिए, आज वो वहां के ताकतवर हैं, उनकी पत्नी वहां की मेयर है। अब देखिए बाकी कौन बनता है। तो इस तरह की स्थिति। तो ये प्रयागराज का इतिहास है, इलाहाबाद का इतिहास है कि कांग्रेस के जाने के बाद में वहां माफियाओं ने ही राजनीति की और माफियाओं ने संभाला। यानी पिछले 34-35 साल से वहां की राजनीति माफिया के हाथ में है। और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया पनपने नहीं पाएगा, जबकि माफिया के मुकदमा वापस लेने की कोशिश मैं आपको बता चुका हूं। अतीक की हत्या में तमाम सवाल इसलिए उठते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, तमाम सारे लोग हों, इन सब पे शक आता है क्योंकि इनकी राजनीति प्रभावित होती थी। केशव प्रसाद मौर्य पर भी 35 आपराधिक मुकदमे थे, हत्या समेत तमाम सारे मुकदमे थे, वापस लिए गए। खुद योगी आदित्यनाथ पे इसी तरह मुकदमे थे। और जिस तरह से हम पहले ही बता चुके हैं, तमाम सारे ऐसे माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय माननीय, कोई माननीय विधायक है, कोई माननीय सांसद है। तो यह इसलिए किसी के भी हाथ खाली नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि पाक साफ, हर एक के हाथ में खून लगा हुआ है। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी। और अतीक अहमद ने जितने हजारों घरों को रोजगार दिया है, उन्हें बसाया है, अब उनमें से तमाम के घर उजाड़ने की कोशिश हो रही है। तो रॉबिन हुड ने जिन गरीबों की मदद की थी, वो अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कहीं भविष्य में उनके बच्चों को ना कोई मौका दे दे। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।